बांग्लादेश में तालिबान की जोरदार एंट्री, क्या भारत के इशारे पर तालिबान पलट देगा बांग्लादेश का गेम? पाकिस्तान के खेमे में मची खलबली, ढाका में तालिबान की सीक्रेट एंट्री से हिल गया पूरा दक्षिण एशिया। डुरंड लाइन पर पाकिस्तानी फौज को धूल चटाने के बाद अब बांग्लादेश में तालिबान ने चला है नया कूटनीतिक दांव। चुनाव से ठीक पहले ढाका पहुंचे काबुल के खास दूत, भारत की गेम चेंजर रणनीति का दिखने लगा अब जमीनी असर। पाकिस्तान को अलग थलग करने की बिसात बिछ गई। भारत के एहसानों का बदला चुकाने को क्या तैयार है तालिबान? रूस और चीन के बाद अब बांग्लादेश के दरवाजे पर दस्तक। कूटनीति के इस नए अध्याय में भारत की भूमिका पर टिकी दुनिया की नजरें। दोस्तों, दक्षिण एशिया की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा बवंडर आया है जिसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। जो पाकिस्तान कल तक ये सोचता था कि अफगानिस्तान उसका स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड है, जो पाकिस्तान ये मुगालता पाले बैठा था कि तालिबान उसकी उंगलियों पर नाचेगा, आज उसी पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। बांग्लादेश, जहां राजनीतिक उथल पुथल और आर्थिक दबाव का दौर चल रहा है, जहां का सियासी पारा पहले से ही 7वें आसमान पर है, वहां अचानक एक ऐसी एंट्री हुई है जिसने भू राजनीति के सारे समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। ये कोई आम मेहमान नहीं है, ये काबुल की मौजूदा सरकार यानी तालिबान का वो शीर्ष अधिकारी है जिसकी विदेश नीति के गलियारों में तूती बोलती है। खबर बेहद चौंकाने वाली है। नूर अहमद नूर, जो तालिबान विदेश मंत्रालय के एक बड़े ओहदेदार हैं, वो चुपचाप बिना किसी सरकारी शोर शराबे के ढाका पहुंच जाते हैं। ये यात्रा निजी बताई जा रही है, लेकिन कूटनीति की दुनिया में कुछ भी निजी नहीं होता। सवाल ये है कि जब बांग्लादेश में राजनीतिक अनिश्चितता और औद्योगिक तनाव का माहौल है, ठीक उसी वक्त तालिबान का एक बड़ा चेहरा वहां क्या कर रहा है? क्या ये भारत की उस सॉफ्ट पावर का असर है जिसने काबुल में गेहूं और दवाइयां भेजकर वहां के लोगों का दिल जीता है? क्या तालिबान अब पाकिस्तान को घेरने के लिए बांग्लादेश के साथ कोई नया गठजोड़ बना रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ड्यूरंड लाइन पर पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद अब तालिबान कूटनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान को चेकमेट करने की तैयारी में है? इस पूरी कहानी में भारत कहां खड़ा है और ये खबर भारत के लिए क्यों एक बड़ी जीत का संकेत हो सकती है, हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ढाका में सीक्रेट लैंडिंग और रहस्यमयी मुलाकातें। चलिए इस पूरी गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं और समझते हैं कि आखिर ढाका में चल क्या रहा है। ये कहानी किसी जासूसी उपन्यास से कम नहीं है। बांग्लादेश में राजनीतिक परिवर्तन का दौर चल रहा है। सियासी माहौल गर्म है, हर तरफ रैलियां हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और इसी गर्मी के बीच जब सबकी नजरें सियासी मंचों पर थीं, ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट लैंड करती है। इस फ्लाइट से उतरता है एक ऐसा शख्स जिसकी मौजूदगी ने खुफिया एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। ये थे तालिबान सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रथम राजनीतिक प्रभाग के महानिदेशक नूर अहमद नूर। तारीख थी 21 दिसंबर 2025। उनकी अगवानी के लिए वहां बांग्लादेश अफगानिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज BACC के अध्यक्ष मौजूद थे। ऊपर से देखने पर यह सब कुछ बहुत सामान्य लग सकता है। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि ये एक बिजनेस ट्रिप है, दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन रुकिए, अगर ये सिर्फ व्यापारिक दौरा था तो नूर अहमद नूर ने ढाका के मदरसों का रुख क्यों किया? उन्होंने वहां के कट्टरपंथी माने जाने वाले संगठनों के नेताओं से बंद कमरे में मुलाकातें क्यों की? व्यापार की बातें तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दफ्तरों में होती हैं, आलीशान होटलों के कॉन्फ्रेंस हॉल में होती हैं। मदरसों की बंद दीवारों के पीछे कौन सा व्यापारिक समझौता हो रहा था? ये वो सवाल है जिसने रावलपिंडी में बैठे जनरलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। खबरों के मुताबिक नूर अहमद नूर ने बांग्लादेश खिलाफत मसलिश के अमीर और चर्चित नेता मौलाना मामुनुल हक से मुलाकात की। ये मुलाकात ढाका के मोहम्मदपुर इलाके में स्थित जामिया रहमानिया अरबिया मदरसा में हुई। अब आप सोचिए, एक तरफ बांग्लादेश की सरकार जो सेक्युलरिज्म का झंडा बुलंद करती रही है और दूसरी तरफ राजनीतिक बदलाव के इस संवेदनशील समय में तालिबान के एक बड़े अधिकारी का वहां के इस्लामी संगठनों के साथ बैठक करना। क्या ये महज संयोग है? बिल्कुल नहीं। कूटनीति में टाइमिंग ही सब कुछ होती है। बांग्लादेश सरकार ने इस दौरे पर एक रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि उन्हें कोई सरकारी न्योता नहीं दिया गया था, वो शायद राजनयिक पासपोर्ट पर भी नहीं आए थे। तो फिर उन्हें आने की इजाजत कैसे मिली?
क्या पर्दे के पीछे कोई डील चल रही है? विश्लेषकों का मानना है कि तालिबान अब दुनिया में अपनी वैधता यानी रिकॉग्निशन तलाश रहा है और उसे लगता है कि भारत के पड़ोस में स्थित बांग्लादेश, जो एक बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, उसके लिए एक मददगार साबित हो सकता है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में पाकिस्तान का कहीं नामो निशान नहीं है और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभ रही है। नूर अहमद नूर का प्रोफाइल साधारण नहीं है। वो तालिबान की विदेश नीति तय करने वाले कोर ग्रुप का हिस्सा हैं। उनका काम है दुनिया भर में घूमकर तालिबान सरकार के लिए समर्थन जुटाना। ऐसे हाई प्रोफाइल व्यक्ति का निजी दौरा कहकर पल्ला झाड़ सलेना गले नहीं उतरता। ये साफ संकेत है कि दक्षिण एशिया में कुछ बहुत बड़ा पक रहा है, जिसकी भनक आम लोगों को अभी तक नहीं लगी है। पाकिस्तान का बुरा सपना और डुरंड लाइन का बदला। अब जरा उस पहलू पर गौर करते हैं जिसे देखकर पाकिस्तान के माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई हैं। पाकिस्तान हमेशा से यह मानता रहा है कि अफगानिस्तान की सत्ता पर उसका कंट्रोल होना चाहिए। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ की पॉलिसी यही थी कि काबुल में एक ऐसी सरकार हो जो इस्लामाबाद के इशारों पर चले। जब 2021 में काबुल में सत्ता परिवर्तन हुआ, अमेरिका वहां से गया तो पाकिस्तान ने जश्न मनाया था। इमरान खान ने कहा था कि अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। आईएसआई के चीफ चाय का प्याला हाथ में लेकर काबुल के सेरेना होटल में मुस्कुराते हुए नजर आए थे। उन्हें लगा था कि अब भारत का पत्ता साफ हो जाएगा। उन्हें लगा था कि तालिबान उनका पालतू बनकर रहेगा और वो अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ एक लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। ये 2025 का नया दौर है और यहाँ समीकरण बदल चुके हैं। तालिबान ने पाकिस्तान की धुन पर नाचने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, डुरंड लाइन, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, उसको लेकर तालिबान ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कैसे तालिबान के लड़ाकों ने सीमा पर लगी बाड़ उखाड़ फेंकी, कैसे पाकिस्तानी सैनिकों के साथ उनकी झड़पें हुई। तालिबान साफ कहता है कि वो डुरंड लाइन को नहीं मानता। ये अंग्रेजों की खींची हुई लकीर है जिसने पश्तूनों को बांट दिया है। आए दिन सीमा पर गोलीबारी होती है, पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान जो तालिबान को अपना दोस्त समझता था, आज उसी तालिबान के हमलों से परेशान है। अब जब तालिबान ढाका पहुंच रहा है तो पाकिस्तान को लग रहा है कि ये उसके खिलाफ एक नई घेराबंदी है। सोचिए, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ अफगानिस्तान, और अब अगर बांग्लादेश भी तालिबान के साथ रिश्ते सामान्य कर लेता है तो पाकिस्तान दक्षिण एशिया में बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। इसे कहते हैं सैंडविच बन जाना। पाकिस्तान के लिए यह किसी डरावने सपने से कम नहीं है। पाकिस्तान की अपनी अर्थव्यवस्था रसातल में है। वहां के लोग आटे दाल के लिए तरस रहे हैं। बिजली नहीं है, गैस नहीं है, और दूसरी तरफ उसका बनाया हुआ तथाकथित दोस्त अफगानिस्तान अब दूसरे मुल्कों में जाकर अपने लिए नए रास्ते तलाश रहा है। बांग्लादेश में तालिबान की ये एंट्री पाकिस्तान की उस दुखती रग पर हाथ रखने जैसा है जो पहले से ही ड्यूरंड लाइन के जख्मों से कराह रही है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं बांग्लादेश के इस्लामी संगठन, जो पहले पाकिस्तान के हमदर्द माने जाते थे, अब तालिबान के प्रभाव में आकर पाकिस्तान से किनारा न कर लें। पाकिस्तान का डर बेबुनियाद नहीं है। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। वो जख्म आज भी वहां हरे हैं। पाकिस्तान ने वहां जो अत्याचार किए थे उसे बांग्लादेशी भूले नहीं हैं। अब अगर तालिबान, जिसका अपना इस्लामी आधार है, पाकिस्तान को दरकिनार करके बांग्लादेश से हाथ मिलाता है तो पाकिस्तान का तथाकथित इस्लामिक कार्ड भी उसके हाथ से निकल जाएगा। पाकिस्तान दुनिया भर में मुस्लिम उम्मा का ठेकेदार बनने की कोशिश करता है, लेकिन जब दो मुस्लिम देश, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, आपस में मिल रहे हैं और पाकिस्तान को बाहर रख रहे हैं, तो इससे बड़ी कूटनीतिक हार पाकिस्तान के लिए और क्या हो सकती है। भारत की गेम चेंजर कूटनीति और सॉफ्ट पावर का चमत्कार। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में भारत कहाँ है और भारत के लिए ये खबर क्यों अहम है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और भारत की चाणक्य नीति को समझना होगा। जब 2021 में तालिबान सत्ता में आया तो दुनिया ने अफगानिस्तान से मुंह मोड़ लिया था। अमेरिका ने अपने फंड फ्रीज कर दिए थे। दुनिया भर के देशों ने अपने दूतावास बंद कर दिए थे। अफगानिस्तान के लोग भूखे मर रहे थे। अस्पतालों में दवाइयां नहीं थीं, बच्चों के पास खाने को रोटी नहीं थी। उस वक्त पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने अपनी सीमाएं बंद कर दी। पाकिस्तान ने मानवीय सहायता भेजने में अड़ंगे लगाए। पाकिस्तान ने चाहा कि अफगानिस्तान के लोग उसके सामने गिड़गिड़ाएं, लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने अपने बड़े दिल का सबूत दिया। भारत ने राजनीति को किनारे रखा और इंसानियत को चुना।
भारत ने हजारों टन गेहूं वाघा बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान भेजा। भारत ने जीवन रक्षक दवाइयां, कोरोना की वैक्सीन और गर्म कपड़े काबुल भेजे। भारत ने काबुल के इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल को चालू रखने में मदद की। भारत की इस मदद ने अफगान आवाम के दिलों में एक खास जगह बना ली। तालिबान के बड़े बड़े नेता जो कल तक भारत को शक की निगाह से देखते थे, वो भी भारत की तारीफ करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने माना कि भारत एक सच्चा दोस्त है जो मुसीबत में काम आता है, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा धोखा दिया है। अब जब तालिबान का अधिकारी बांग्लादेश जा रहा है, तो इसे भारत की उस रणनीति की जीत के तौर पर देखा जा सकता है जिसमें भारत ने तालिबान को पाकिस्तान के चंगुल से बाहर निकालने की कोशिश की है। भारत ने बिना आधिकारिक मान्यता दिए काबुल में अपनी टेक्निकल टीम तैनात कर रखी है। भारत का दूतावास वहां काम कर रहा है। भारत का मकसद साफ है, अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ न हो, और अब तक भारत इसमें काफी हद तक कामयाब भी रहा है। बांग्लादेश के पूर्व राजदूत एम हुमायूं कबीर का कहना है कि भारत के बाद अब तालिबान बांग्लादेश के साथ भी रिश्ते सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। ये इशारा काफी है समझने के लिए कि हवा का रुख किस तरफ है। अगर तालिबान और बांग्लादेश के रिश्ते सुधरते हैं तो इस क्षेत्र में स्थिरता आएगी जो भारत के हित में है। भारत कभी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश में पाकिस्तान का प्रभाव बढ़े। पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है कि बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अशांति फैलाने के लिए किया जाए। लेकिन अगर तालिबान, जो खुद पाकिस्तान से खफा है, बांग्लादेश में अपनी पैठ बनाता है, तो ये परोक्ष रूप से पाकिस्तान के प्रभाव को कम ही करेगा। इसे कहते हैं कांटे से कांटा निकालना। भारत ने बड़ी खामोशी से बिना शोर मचाए पाकिस्तान के उस हथियार को कुंद कर दिया है जिसे वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। आज काबुल में भारत का सम्मान है और इस्लामाबाद के लिए नफरत, और यही भावना अब ढाका में भी देखने को मिल रही है। भारत को छिपे फायदे, पूर्वी सीमा से लेकर चाबहार तक। अब बात करते हैं उन छिपे हुए कूटनीतिक फायदों की जो भारत को इस पूरे घटनाक्रम से मिल सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा, भारत की पूर्वी सीमा की सुरक्षा। बांग्लादेश में अगर पाकिस्तान समर्थक ताकतें कमजोर पड़ती हैं, तो आईएसआई के लिए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में घुसपैठ और अशांति फैलाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा फायदा, भारत का चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट। अगर बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच व्यापार बढ़ता है तो ये रूट भारत के चाबहार पोर्ट से होकर गुजर सकता है। इसका मतलब है कि भारत को ट्रांजिट का फायदा मिलेगा और पाकिस्तान पूरी तरह से बाईपास हो जाएगा। तीसरा फायदा, तालिबान अगर बांग्लादेश जैसे भारत समर्थक देशों से नजदीकी बढ़ाता है तो ये साफ संदेश जाता है कि दक्षिण एशिया में अब भारत का प्रभाव क्षेत्र बढ़ रहा है। चौथा और बेहद अहम फायदा, अगर तालिबान पाकिस्तान से दूर होता है तो पाकिस्तान में सक्रिय तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी जैसे आतंकी संगठनों को अफगानिस्तान से शरण नहीं मिलेगी। इससे पाकिस्तान को अपनी ही पैदा की हुई आग में जलना पड़ेगा। पांचवां फायदा, बांग्लादेश अगर तालिबान के साथ व्यापार करता है तो वहां से अफगानिस्तान को मिलने वाले फंड और तकनीक में भारत की भूमिका हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बीच मजबूत आर्थिक संबंध हैं। छठा फायदा, ये पूरा घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को मजबूती देता है। दुनिया देख रही है कि कैसे भारत बिना किसी युद्ध या धमकी के सिर्फ मानवीय सहायता और कूटनीति के बल पर अपने दुश्मनों को अलग थलग कर रहा है। चुनाव कनेक्शन, पर्दे के पीछे की असली कहानी। लेकिन ढाका में नूर अहमद नूर की टाइमिंग पर सवाल उठना लाजिमी है। राजनीतिक परिवर्तन के इस दौर में इस दौरे का क्या मतलब है? क्या तालिबान बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में कोई भूमिका निभाना चाहता है? बांग्लादेश की राजनीति दो ध्रुवों में बंटी हुई है। एक तरफ अवामी लीग है जो शेख हसीना के नेतृत्व में थी और भारत की करीबी मानी जाती है। दूसरी तरफ बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी जैसे दल हैं जिनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहा है। नूर अहमद नूर ने जिन इस्लामी संगठनों से मुलाकात की, उनका वहां के वोट बैंक पर अच्छा खासा प्रभाव है। मौलाना मामुनुल हक, जिनसे नूर ने मुलाकात की, वो हिफाजत-ए-इस्लाम के बड़े नेता रहे हैं और उनका वहां के मदरसों और धार्मिक तबके में बड़ा रसूख है। विश्लेषकों का एक वर्ग ये मानता है कि तालिबान ये संदेश देना चाहता है कि वो अब एक राजनयिक ताकत है, न कि कोई विद्रोही गुट। वो बांग्लादेश के इस्लामी दलों को ये समझाने की कोशिश कर सकता है कि पाकिस्तान का साथ देने में अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान खुद डूबता हुआ जहाज है। अगर बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन भी पाकिस्तान का मुंह छोड़ देते हैं तो ये भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत होगी, क्योंकि बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल
अक्सर पाकिस्तान अपनी खुफिया एजेंसी ISI के जरिए भारत के खिलाफ करता रहा है। अगर वहां पाकिस्तान विरोधी भावनाएं या पाकिस्तान के प्रति उदासीनता बढ़ती है तो भारत की पूर्वी सीमाएं और ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगी। एक थ्योरी ये भी है कि तालिबान बांग्लादेश की राजनीतिक प्रक्रिया को करीब से देख रहा है। वो देखना चाहता है कि क्या नई राजनीतिक व्यवस्था, चाहे वो किसी की भी हो, उसके साथ रिश्ते रखने को तैयार होगी। तालिबान को पता है कि बांग्लादेश ने पिछले कुछ दशकों में खुद को आर्थिक रूप से विकसित किया है। तालिबान उस मॉडल को समझना चाहता है। नूर अहमद नूर का यह दौरा ऊपर से भले ही व्यापारिक लग रहा हो, लेकिन इसके गर्भ में गहरे राजनीतिक संदेश छिपे हैं। ये दौरा साबित करता है कि काबुल अब रावलपिंडी के आदेशों का गुलाम नहीं है। वो अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते बना रहा है। और सबसे बड़ी बात, तालिबान ये समझ चुका है कि दक्षिण एशिया में असली ताकत भारत के पास है और भारत के दोस्तों जैसे बांग्लादेश के साथ रिश्ते बनाकर ही वो आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान का साथ उसे सिर्फ तबाही और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव की तरफ ले जाएगा। व्यापार या मान्यता, असली मकसद क्या है? नूर अहमद नूर का स्वागत करने वाले बांग्लादेश अफगानिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाना है। 2021 में सत्ता में वापसी के बाद से तालिबान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। उसके विदेशी फंड फ्रीज हैं। ऐसे में उसे नए बाजारों की सख्त जरूरत है। बांग्लादेश कपड़ा उद्योग में एक बड़ा नाम है। दुनिया भर के बड़े ब्रांड्स के कपड़े बांग्लादेश में बनते हैं। अफगानिस्तान के पास ड्राई फ्रूट्स, कीमती पत्थर, खनिज और बेहतरीन कालीन हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार की असीम संभावनाएं हैं। सितंबर 2025 में जब बांग्लादेश के 7 इस्लामी नेता अफगानिस्तान गए थे, तब भी यही चर्चा थी। लेकिन असली खेल मान्यता यानी रिकॉग्निशन का है। अब तक रूस और चीन को छोड़कर किसी ने भी तालिबान सरकार को पूरी तरह से मान्यता नहीं दी है। भारत भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। तालिबान जानता है कि अगर उसे दक्षिण एशिया में टिकना है तो उसे भारत और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ चलना होगा, न कि कंगाल पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के पास तालिबान को देने के लिए कुछ नहीं है, न पैसा, न अनाज, न तकनीक। उल्टा पाकिस्तान खुद दुनिया भर में भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है। ऐसे में तालिबान एक समझदार व्यापारी की तरह व्यवहार कर रहा है। वो उन देशों के पास जा रहा है जहां बाजार है, जहां संभावनाएं हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इस वक्त चुनौतियों का सामना कर रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक FY 2025 में बांग्लादेश की GDP ग्रोथ लगभग 3.9% रहने का अनुमान है, जो FY 2024 के 4.2% से कम है। घरेलू मांग की कमजोरी, राजनीतिक अनिश्चितता, औद्योगिक अशांति और ऊंची महंगाई ने ग्रोथ को प्रभावित किया है। वर्ल्ड बैंक ने तो FY 2024 से 25 के लिए ग्रोथ अनुमान 3.3% बताया और इसे 36 साल में सबसे धीमी दर कहा है। ऐसे माहौल में अगर ढाका तालिबान सरकार के साथ औपचारिक रिश्तों की तरफ बढ़ता है तो यह तालिबान के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। और नूर अहमद नूर, जो तालिबान की विदेश नीति के आर्किटेक्ट माने जाते हैं, इसी मिशन पर निकले हैं। उनकी ये कोशिशें बताती हैं कि तालिबान अब बंदूकों से ज्यादा बातचीत की ताकत पर भरोसा करने लगा है। वो अपनी छवि बदलना चाहता है और इस बदली हुई छवि में पाकिस्तान के लिए कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान दुनिया से अलग थलग रहे ताकि वो उस पर अपनी हुकूमत चला सके, लेकिन तालिबान ने ग्लोबल आउटरीच शुरू करके पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। भारत का मास्टर स्ट्रोक और पाकिस्तान का विलाप। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि भारत ने बिना कुछ कहे, बिना कोई शोर मचाए पाकिस्तान को कूटनीतिक मोर्चे पर कितना बड़ा झटका दे दिया है। इसे कहते हैं असली मास्टर स्ट्रोक। भारत की नीति हमेशा से यही रही है कि अफगानिस्तान एक स्वतंत्र और संप्रभु देश बने, जिस पर किसी बाहरी ताकत का कब्जा न हो। आज वही हो रहा है। तालिबान अपनी स्वतंत्रता का प्रदर्शन कर रहा है। वो पाकिस्तान की धमकियों से नहीं डर रहा। वो पाकिस्तान के दुश्मनों से हाथ मिला रहा है। सोचिए, अगर कल को बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच सीधा व्यापार शुरू हो जाता है और वो व्यापार भारत के रास्ते या समुद्र के रास्ते होता है, तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी। पाकिस्तान हमेशा से खुद को दक्षिण एशिया का ट्रांसिट हब बनाना चाहता था। वो चाहता था कि मध्य एशिया का सारा व्यापार उसके रास्ते हो। लेकिन आज स्थिति ये है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को बाईपास करके दूसरे रास्ते तलाश रहा है। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को विकसित किया है, जो अफगानिस्तान के लिए लाइफलाइन बन चुका है। अब अगर बांग्लादेश भी इस कूटनीतिक घेरे में शामिल हो जाता है
तो पाकिस्तान पूरी तरह से साइडलाइन हो जाएगा। पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर आजकल मातम छाया हुआ है। वहां के रक्षा विशेषज्ञ छाती पीट रहे हैं कि हमने तालिबान को पाला, हमने उन्हें पनाह दी और आज वो भारत और बांग्लादेश की गोद में जाकर बैठ गए हैं। वो इसे धोखा कह रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यह पाकिस्तान की अपनी गलत नीतियों का नतीजा है। पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद और हिंसा का रास्ता चुना, जबकि भारत ने विकास और सहयोग का रास्ता चुना। आज दुनिया देख रही है कि कौन सा रास्ता सही है। तालिबान भी ये समझ चुका है कि अगर उसे अपने देश का पेट भरना है तो उसे भारत जैसे देशों की जरूरत है, न कि पाकिस्तान जैसे देशों की जो खुद दाने दाने को मोहताज हैं। हालांकि हमें इस सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। बांग्लादेश में तालिबान की एंट्री से वहां के सेक्युलर समाज में थोड़ी चिंता भी है। बांग्लादेश का जन्म ही धर्मनिरपेक्षता और भाषाई पहचान के आधार पर हुआ था। वहां के बुद्धिजीवी वर्ग को डर है कि कहीं तालिबान के साथ नजदीकी बढ़ाने से देश में कट्टरपंथ को बढ़ावा न मिले। हिफाजत-ए-इस्लाम जैसे संगठन, जो पहले से ही बांग्लादेश में शरिया कानून की मांग करते रहे हैं, तालिबान की सफलता से प्रेरित हो सकते हैं। नूर अहमद नूर की मदरसों में हुई मुलाकातों को इसी चश्मे से देखा जा रहा है। अगर बांग्लादेश के मदरसों में तालिबानी विचारधारा का प्रसार होता है तो ये बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। पिछली सरकार ने कई सालों में चरमपंथियों पर कड़ी कार्रवाई की थी। कई बड़े नेताओं को युद्ध अपराधों के लिए सजा दी गई थी। ऐसे में तालिबान के साथ सरकार का क्या रुख होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या सरकार तालिबान को सिर्फ एक व्यापारिक साझीदार तक सीमित रख पाएगी या फिर ये जिन बोतल से बाहर आ जाएगा? भारत भी इस स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है। भारत चाहता है कि तालिबान पाकिस्तान से दूर रहे, लेकिन साथ ही भारत ये भी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश कट्टरपंथ की राह पर चले, क्योंकि एक अस्थिर और कट्टरपंथी बांग्लादेश भारत की सुरक्षा के लिए उतना ही बड़ा खतरा है जितना कि पाकिस्तान। इसलिए भारत की कूटनीति यहाँ एक बहुत ही बारीक लकीर पर चल रही है। आपको क्या लगता है, क्या तालिबान सचमुच भारत का एहसान चुका रहा है और पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है? क्या बांग्लादेश में तालिबान की एंट्री से भारत को फायदा होगा या कोई नई चुनौती खड़ी होगी? और क्या पाकिस्तान अब पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है? अपनी बेबाक राय, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके हर एक कमेंट को हम बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।